अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो शादीशुदा जिंदगी के एडवेंचर्स की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बरसों पहले ससुराल का खौफ सबीन के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। आपी और बच्चों की शादी भरे पूरे ससुरालों में हुई थी। दोनों में से कोई भी 2-4 दिन मेके गुजारने आती तो कपड़े लत्तों के बैग के अलावा एक नादीदा गठड़ी ससुराल वालों की बुराइयों की भी होती। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उन्हें ससुराल वालों की दिल दुखाने वाली बातें याद आती रहती और वो माँ से दुखड़े रोती रहती। अम्मी ठंडा सांस भरकर बेटियों को सब्र की तलकीन करती। मेरे बच्चे, ससुराल फूलों की सेज का नहीं बल्कि कांटों से भरे बिस्तर का नाम। कांटों से उलझने से गुरेज में ही आफियत है, वरना अपना दामन ही तार तार होता है। अम्मी सामिया आपी को समझाती। पास बैठकर अखबार पढ़ते अब्बू ऐनक के शीशों के ऊपर से अम्मी को झांकते। जुबानदानी के इस मुजाहिरे पर उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। आरफा बच्चों की भापे कुटनी सास और तेज तरार नंदों की तेजी तरारी के किस्से सुनकर अम्मी उन्हें भी कुछ इसी किस्म की नसीहतें करती। बुरे ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आंखें और कान खुले और जुबान बंद रखनी पड़ती है। आरफा मेरे बच्चे, सब्र से कुछ बरस गुजार लो, आने वाला वक्त तुम्हारा ही होगा। वो बेटी को प्यार से समझाती। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं बच्चों, माजी में इस घर में भी तख्तो ताज के पीछे बहुत बुराइयां हुई हैं। तुम्हारी अम्मी ने सब्र, हौसले और साबित कदमी से काम लिया। अब देख लो, तख्त ताज के साथ साथ सरताज भी तुम्हारी अम्मी की मुट्ठी में है। तुम्हें भी सब्र और हौसले से काम लेने की जरूरत है। छोटी बड़ी बातें हर घर में होती हैं, उनमें कुड़ने के बजाय नजरअंदाज कर दिया करो। अब्बू भी बेटियों को मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते। कहना आसान है अब्बू जी, और करना बहुत मुश्किल। आखिर इंसान कब तक और कितना बर्दाश्त करे। आरफा बच्चों की आवाज भर्रा जाती। सबीन बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। आरफा बच्चों ने बचपन में उसके बहुत लाड उठाए थे। उसे भी बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। अपनी प्यारी बच्चों की ये हालत देखकर उसका दिल कट जाता। वो कितनी कमजोर हो गई थी। भरे पूरे कुंबे में बड़ी बहू बनकर गई थी। वहाँ कूल्हों के बेल की तरह जुती रहती, फिर भी सास नंदों की कड़वी कसेली बातें सुनने को मिलती। सबीन कुड़ते हुए सोचती कि ससुराल वालों को बहू के साथ हर तरह के नारवा सलूक का गोया लाइसेंस मिला होता है। बहू बेचारी को तो बस सब्र और बर्दाश्त से ही काम लेना होता है। सबीन ने कॉलेज में कदम रखा तो सहेलियों की देखा देखी वो भी खवातीन के डाइजेस्ट पढ़ने लगी। हर डाइजेस्ट में 2-4 कहानियां तो जरूर ही ससुराल वालों के जुल्मो सितम पर मबनी होती। ससुराल नामी बला का खौफ जो पहले ही दिलो दिमाग में पंजे गाड़े बैठा था, मजीद बढ़ गया। 2-4 बरस मजीद गुजरे। वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ गई। डाइजेस्ट पढ़ने का शौक अब बाकायदा लत बन चुका था। अब उन रसालों में कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसे सिलसिले भी शामिल थे जिसमें शादीशुदा औरतें अपनी शादी के बाद की जिंदगी के तजर्बात कारीन से शेयर करती। 99% औरतों के तजर्बात भयानक होते क्योंकि उन्हें खौफनाक तरीन ससुरालियों से निमटना पड़ता था। ये दास्तानें पढ़ पढ़ कर सबीन को झुरझुरी आ जाती। तालीम मुकम्मल करने के बाद अम्मी अब्बू ने उसके लिए बर ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी दोनों बहनों के रिश्ते जितनी आसानी से मिल गए थे, सबीन की बारी में जाने क्यों ढंग का रिश्ता ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया था। हालांकि वो बड़ी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके लिए कोई माकूल रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस ताखीर पर सबीन दिल ही दिल में शुक्र मनाती थी, लेकिन जिस तरह बकरे की माँ तवील अरसे तक खैर नहीं मना सकती और उसे छुरी तले आना ही पड़ता है, उसी तरह सबीन की आजादी के दिन तमाम हुए। आरफा बच्चों ने अपनी छोटी लाडली बहन के लिए अपने ससुराली रिश्तेदारों में से एक अदद रिश्ता दरियाफ्त करा लिया। शहरियार उनके चचा ससुर का बेटा था। बरसरे रोजगार, तालीम याफ्ता और जाहिरी तौर पर भी खासा हैंडसम था। शहरियार के घर वालों ने पहली बार आमद पर ही सबीन को सनद कबूलियत बख्श दी। अम्मी तो खुदा का शुक्र अदा करते न थकती थी कि इतनी अच्छी जगह सबीन का रिश्ता तय पा गया। सबीन का हैरत और सदमे से बुरा हाल था। आरफा बच्चों के नकचड़े ससुराल वालों की दास्तानें सुनते सुनते इतने बरस बीत चुके थे और अब बच्चों ने उसके लिए भी उसी ससुराल में रिश्ता ढूंढ निकाला। अरे मेरी जान, ससुराल का दुम छल्ला तो हर रिश्ते के साथ लगा होता है ना, पर शहरियार बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। बजाय शुक्र करने के तो मुंह बसूर कर बैठ गई। सामिया आपी ने उसे प्यार भरे लहजे में समझाया। इतने में आरफा बच्चों भी इधर आ निकली। अरे ये क्यों मुंह बनाकर बैठी है? कहती है शहरियार का ताल्लुक बच्चों के ससुराल से है। हाँ तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भाई। देखे भाले लोग हैं, उनकी कोई चीज हमसे छुपी नहीं और शहरियार भी हमारी आंखों के सामने जवान हुआ है, सुलझी हुई आदातो अतवार का मालिक है और हमें क्या चाहिए पगली। उन्होंने भी प्यार से बहन को समझाया
اور پگلی کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ کے سسرال والے کتنے تیز ترار لوگ ہیں بچوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان میں رشتہ جڑنے پر شکر مناؤں۔ ارے چھوڑو، اب ایسے بھی تیز ترار نہیں، اور اجنبی انجان لوگوں میں اگر رشتہ جڑ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ تیز ترار نہیں نکلیں گے؟ بچوں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اتنے بھی تیز ترار نہیں۔ ارے بھول گئیں آپ کی شادی کے بعد آپ کے سسرال والوں نے آپ کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا۔ بچوں مسکراتی، میری جان، جب میں بھی کم عمر اور نادان تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہروں کڑتی تھی، پھر بڑی بہو بن کر گئی تو ذمہ داریاں بھی بہت تھیں۔ آہستہ آہستہ جب اس گھر میں اور بہویں آئیں تو ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ سسرال والے بھی بہوؤں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھ گئے۔ میرے تو سونے جاگنے، کھانے پینے، غرض ہر چیز پر ان کی کڑی نظر تھی۔ میں اور تمہارے دولہا بھائی اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور اب میرے چھوٹے دیور اپنی بیویوں کے ساتھ مزے سے ہوٹلنگ کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ پھر تم کون سا میرے سسرال میں شادی ہو کر جا رہی ہو؟ یاسین چچا میرے سسر کے بھائی ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے خاصا مختلف ہے۔ نہ ہی تم بڑی بہو بن کر جا رہی ہو۔ بڑی بہو کے جتنے چاہو چونچلے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بھی اتنا ہی بھار ہوتا ہے، جبکہ بعد میں بہوؤں کے نہ تو زیادہ چاو چونچلے اٹھائے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ ہر وقت سسرال والوں کی کڑی نگاہوں کی زد میں رہتی ہیں۔ بڑی جٹھانیوں کی موجودگی میں گھر کے طور طریقے سیکھنے کے لیے گائیڈ لائن بھی ملتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے خود سے دماغ پر زور نہیں ڈالنا پڑتا۔ جیسے بڑی بہویں کر رہی ہیں، آپ بھی ویسا طرز عمل اپنا لیں، ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عارفہ بچوں نے اسے لمبا چوڑا لیکچر ہی دے ڈالا۔ اور ہماری سبین تو بہت سمجھدار ہے، یہ اپنی سمجھداری سے کام لے کر سسرال میں بہت آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ سامع آپی نے چھوٹی بہن کو محبت سے دیکھا۔ سبین گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ شادی بخیر و خوبی انجام پائی اور بلا آخر سبین نے سسرال میں قدم رکھ ہی دیا۔ وہاں ہڑبونگ کا عجیب ہی عالم تھا۔ کسی کو دلہن کے استقبال کے لیے نچھاور کیے جانے والی پھولوں کی پتیاں ہی نہیں مل رہی تھیں، تو کوئی چوکھٹ پر ڈالنے کے لیے تیل کی شیشی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی نند سمرا بھائی کا راستہ روک کے نیک کا مطالبہ کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، دلہن کو تو اندر آنے دو، پھر کرتے رہنا رسمیں وغیرہ۔ یہ دبنگ آواز اس کے سسر محترم کی تھی۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا گیا۔ سبین نے سکون کا سانس دیا۔ تھکن سے برا حال تھا، بھاری بھرکم شرارہ، زیورات کا بوجھ، شرم سے جھکی گردن اور ہائی ہیل کا جوتا، اس سے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ سسر کی مداخلت پر اسے ہال کمرے میں جا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اب رسموں کی کوریج کے لیے مووی میکر کا انتظار تھا، جو شادی کے فنکشن کی مووی بنا کر ساتھ ہی واپس آیا تھا۔ 15 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ گیٹ سے ہی واپس پلٹا تھا اور اب تک واپس نہ لوٹا تھا۔ سبین سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمرا نے اسے کولڈ ڈرنک کا گلاس لا تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ ہال کمرہ خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ سب تھکے ہارے تھے، کوئی کارپیٹ پر نیم دراز تو کوئی کشنز کے سہارے بیٹھا تھا۔ چھوٹے بچوں کی ری بھی جاری تھی، لیکن سب باتوں میں مشغول تھے۔ آخر یہ مووی والا کب آئے گا؟ رسمیں ہو جائیں تو سبین کو اس کے بیڈ روم میں پہنچاتے ہیں۔ مووی بنوا کر پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ جب سے شادی کی تقریبات شروع ہوئی ہیں تمہاری موویاں ہی بن رہی ہیں۔ جو رسم کرنی ہے کرو اور پھر سونے کا بندوبست کرو۔ کل ولیمے کا فنکشن بھی ہے، چند گھنٹوں کا تو آرام کرنے دو۔ یہ غسیلی سی آواز سبین کے سسر کی تھی۔ مووی نہیں بن رہی تو رسمیں کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو پھر سونے جا رہی ہوں، اس کی چھوٹی نند سمرا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اے بیٹی، نئی نویلی دلہن کے بھی تو کچھ ارمان ہے نا۔ یاسین بھائی صحیح کہہ رہے تھے، تمہیں تو بس اپنی مووی سے غرض ہے۔ ایک رشتہ دار بزرگ خاتون نے سمرا کو ٹوکا۔ سبین کے بس میں ہوتا تو وہ اس خاتون کی غلط فہمی دور کر دیتی۔ ان فضول سی رسموں کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی ارمان نہ تھا۔ وہ تو جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس جمگھٹے سے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ نزہت، فرین کہاں ہو بھائی؟ فٹافٹ رسمیں نمٹاؤ اور دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ سبین کی ساس نے دونوں بڑی بہوؤں کو پکارا۔ یہ شادی تو بہت تھکا دینے والا کام ہے یار، میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شادی کروں۔ شہریار نے بیڈ روم میں پہنچ کر دوستانہ انداز میں اس سے پہلی بات یہ کی تھی۔ سبین کے لبوں پر حیا آلود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک رات کی رفاقت میں ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ جیون ساتھی کے حوالے سے جو خدشات اور وہم دل میں پنپ رہے تھے وہ آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔
वलीमे के फंक्शन में जब माँ बहनें बेताबी से सबीन से मिलीं तो सबीन की मुतमईन और मसरूर मुस्कुराहट देखकर उनके दिल भी शांत हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान घर से रुखसत हुए। सबसे आखिर में सबीन के बड़े जेठ और जिठानी वापस हुए थे। अवैस भाई फौज में थे, आजकल उनकी पोस्टिंग पेशावर में थी। उनकी बेगम नुज़हत अच्छे मिजाज की थी। इन 4-5 दिनों में उन्होंने सबीन का हर मुमकिन ख्याल रखा था। उनके बच्चे भी तमीजदार और सुलझे हुए थे। अवैस भाई से छोटे नबील भाई थे। उनकी बीवी फरहीन का नाम तो सबीन से मिलता जुलता ही था, लेकिन अभी तक सबीन को उनके मिजाज का ठीक से अंदाजा न हो सका था। कामों की ज्यादती की वजह से झुंझलाई हुई फिरती रहती। उनके ऊपर तले के 2 बेटे थे। दोनों बच्चे बला के शरारती थे। जब भी सबीन के कमरे में घुसते ड्रेसिंग टेबल पर सजे सामान को तहस नहस कर देते। सबीन सब्र के घूंट भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। नबील भाई से छोटी आसिफा बाजी, उसकी बड़ी ननद फैमिली समेत मलेशिया में बसती थी और बावजूद शदीद ख्वाहिश के शहरियार की शादी में पाकिस्तान न आ सकी थी। आसिफा के बाद शहरियार का नंबर था, फिर समरा थी जो 3rd ईयर की तालिबा थी। सबसे छोटा आजर FSC कर रहा था। वो पढ़ाकू सा लड़का था जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद मेडिकल का मेरिट बनाना था। बारात और वलीमे का फंक्शन भी उसने मारे बंदे भुगताया था। रुखसाना आंटी यानी उसकी सास मोहतरमा, जिन्हें वो जिठानियों की देखा देखी अम्मी कहने लगी थी, भारी भरकम खातून थी। अपने बेतहाशा बढ़े हुए वजन की वजह से उनका चलना फिरना मुहाल था। वो अमूमन हॉल कमरे के मखसूस गोशे में बिछे तख्त पर नीम दराज रहती और वहीं से बैठे बैठे जुबानी अहकामात जारी करते हुए घर का इंतजाम संभालती। यासीन अंकल यानी मौजूदा अब्बू उसके सुसर मोहतरम गुस्से के खासे तेज थे। सबीन ने आरफा बच्चों की जुबानी उनके गुस्से की दास्तानें सुन रखी थी और वो शादी से पहले भी उनके गुस्से से खाइफ होती थी। तब बच्चों ने उसे तसल्ली दी थी कि घर का सरबरा जोरावर हो तो घर की औरतें अपनी हद में रहती हैं, मस्कीन और दब्बू सा सुसर हो तो फिर सास और नंदे फितनागर साबित होती हैं। मेरे ससुराल की मिसाल तुम्हारे सामने है, इसलिए यासीन चचा के गुस्से की वजह से परेशान मत हो। और उनका गुस्सा ज्यादातर अपने बीवी बच्चों पर निकलता है, बहुओं से तो वो लिहाज से ही बात करते हैं। आरफा बच्चों ने उसे तसल्ली दी और अभी तक तो उनका कहा भी दुरुस्त साबित हो रहा था। सबीन डरते झिझकते ससुर को सलाम करती, वो वालेकुम अस्सलाम कहकर सर पर हाथ फेर देते या फिर कभी जीती रहो कह देते। इससे ज्यादा ससुर और बहू का कोई मुकालमा ना होता था। हाँ, अपनी बीवी और बच्चों पर वो किसी न किसी बात पर बरसते ही रहते थे। सबीन भी आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। मेहमान रुखसत होते ही उसने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बहू, पहले खीर में हाथ डालना, फिर जो मर्जी काम करना चाहो कर लेना। रुखसाना बेगम उसे रसानियत भरे अंदाज में टोकती। अरे करने देना अम्मी, ये सब शुरू शुरू का शौक होता है। याद नहीं, फरहीन भाभी भी अपनी शादी के फौरन बाद कैसी एफिशिएंसी झाड़ती थी और अब घर के काम करते हुए उनके माथे के बल ही कम नहीं होते। समरा ने आहिस्ता आवाज में माँ को मुखातिब किया। दस्तरखान पर से बर्तन समेट कर बाहर जाती सबीन के कानों तक ये सरगोशी पहुँच गई। उसे समरा का लबो लहजा बिल्कुल पसंद न आया, लेकिन वो रुक कर उसे टोकने की मजाज न थी, सो चुपचाप बर्तन लिए किचन में आ गई। सिंक में पहले ही गंदे बर्तनों का ढेर जमा था। उसने पहले तो किचन का फैलावा समेटा, फिर बर्तन धोना शुरू कर दिए। अरे अरे, तुम क्यों बर्तन धोने लगी? शाम के बर्तन धोने की जिम्मेदारी समरा की है। इतने में ही फरीन भाभी उधर आ निकली। क्या फर्क पड़ता है भाभी, बर्तन मैं धो लेती हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। अभी तो तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारा दिन तकरीबन फारिग ही होती हो, लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां सर पर पड़ेंगी तो फिर अपने हिस्से का काम भुगताने के बाद जिस्म में इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि दूसरों के छोड़े काम भी निपटाओ। और ये समरा बहुत काम चोर और निकम्मी है। सिर्फ एक वक्त के बर्तन धोना इसकी ड्यूटी है, इसमें भी डंडी मारती है। फरीन भाभी ने छोटी ननद की धड़ल्ले से बुराई की। उनका ख्याल था कि जवाब में सबीन भी कुछ बोलेगी, लेकिन सबीन ने अपनी बहनों की शादीशुदा जिंदगी से बहुत से सबक सीख रखे थे। ससुराली रिश्तेदारों के साथ मोहतात तर्ज अमल अपनाना ही दानिशमंदी है, कम से कम उस वक्त तक जब तक किसी के मिजाज से मुकम्मल आशनाई हासिल न हो जाए। उसके बाद ही बाहमी एतमाद का रिश्ता इस्तवार हो सकता है। चलो खैर, तुम बर्तन धो ही रही हो तो साथ ही चाय का पानी भी चढ़ा लो। मैं जरा शामिर को होमवर्क करवा रही हूँ, कल उसका वीकली टेस्ट है। फरहीन भाभी, जो उसे समरा के हिस्से का काम करने से रोक रही थी, अब अपने हिस्से का भी काम उसके सुपुर्द करके चलती बनी। सबीन ने घर भर की चाय बनाई थी। अगली सुबह जब नाश्ते के वक्त चाय बनाने का मौका आया तो फरहीन भाभी फ्रिज में से दूध का जग लेकर सास के पास पहुंची। जरा सा दूध बचा है अम्मी,
घर भर की चाय कैसे बनाऊं? आज़र से कहकर दूध का पैकेट मंगवा दें। अरे जब रात को दूध पत्ती के दौर चलेंगे तो सुबह के लिए दूध कहाँ से बचेगा? कितनी बार कहा है कहवा बनाकर चाय बनाया करो, पर मेरी सुनता ही कौन है? अरे मुझसे क्या कह रही हैं अम्मी? रात को चाय सबीन ने बनाई थी, फरहीन भाभी ने फौरन जवाब दिया था। करीब बैठी सबीन खाइफ सी हो गई। उसने तो अपने मेके वाले हिसाब से रात के खाने के बाद ज्यादा दूध वाली चाय बनाई थी। शहरियार ने तो चाय पीकर बाकायदा तारीफ भी की थी। इसे कहते हैं चाय। फरहीन भाभी तो जाने कैसा जो शानदार बनाकर पिला देती हैं। चाय अच्छी लगी है तो रोजाना रात की चाय मैं ही बना लिया करूंगी जनाब। उसने मुस्कुराकर शोहर को मुखातिब किया था। क्या खबर थी कि अगली सुबह उसी चाय बनाने पर वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी होगी। खैर रही कि रुखसाना बेगम ने उसे कुछ ना कहा, खामोशी से बटुए से पैसे निकाले और आज़र को आवाज दी। उस दिन के इख्तिताम पर भी बर्तन धोने के बाद चाय सबीन को ही बनानी पड़ी थी, लेकिन आज वो चाय नहीं बल्कि जोशांदे से मिलती जुलती ही कोई चीज थी। शहरियार के मामू के यहाँ नए शादीशुदा जोड़े के एजाज में जियाफत थी। उन्होंने सब घर वालों को बुलाया था। आज कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लेना दुल्हन। ये जो हमारी भाभी हैं ऐसी चीजों को बहुत नोट करती हैं। अच्छा सा तैयार हो जाना। सबीन ने अपने जहेज का सबसे महंगा और स्टाइलिश जोड़ा निकाला था। महंगी बुटीक से लिया गया नफीस से काम वाला आसमानी रंग का ये सूट उसकी सहेलियों ने देखा था तो बेतहाशा तारीफ की थी। सबीन ने अपनी दानिश में आज की दावत के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ा मुंतखब किया था। तैयार होने के बाद शहरियार ने भी वालेहाना अंदाज में सराहा, लेकिन जब वो रुखसाना बेगम के पास गई तो फौरन उन्होंने टोक दिया। दुल्हन, मैंने तुमसे कहा भी था आज कोई भारी काम वाला अच्छा सा जोड़ा पहन लेना। तुमने ये सादा सा सूट पहन लिया। अच्छा तो लग रहा है भाभी का सूट अम्मी, स्टाइलिश सा। समरा की बात से सबीन को कुछ ढारस मिली। उसने खामोशी से निगाहें उठाकर सास को देखा। खाक स्टाइलिश। जहेज के सारे सूट इतने हल्के रंगों और हल्के काम वाले हैं। हमने जो इतनी शानदार बड़ी चढ़ाई वो तो बक्सों में बंद करने के लिए है ना। जाओ ये कपड़े बदल कर हमारी तरफ वाला मैरून जोड़ा पहनो और जरा लिपस्टिक भी तेज कर लो। ब्याहता और कंवारी में कुछ तो फर्क होना चाहिए भाई। सबीन जी अम्मी कहकर पलट गई। बरी के सभी जोड़े उसे खास पसंद न आए थे, लेकिन ये मैरून जोड़ा तो उसे सबसे बुरा लगा था। आज की दावत में उसे तेज मेकअप के साथ वही जोड़ा जेबतन करना पड़ा। हाँ भाई, अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन। आइंदा किसी भी दावत पर तैयार होने से पहले कपड़ों के मुतालिक मुझसे पूछा करो। रुखसाना बेगम ने ताकीद की थी। सबीन को सब्र के घूंट भरने के साथ आंसू भी पीने पड़े, लेकिन जी अम्मी कहने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। खीर पकवाई की रस्म के बाद रुखसाना बेगम ने दोनों बहुओं में काम बांट दिए। एक दिन नाश्ता फरहीन भाभी बनाती तो किचन समेटकर बर्तन सबीन धोती। अगले दिन रूटीन बदल जाती। इसी तरह एक दिन दोपहर की हांडी रोटी फरहीन करती तो शाम का आटा गूंदकर सबीन रोटियां बना लेती। सालन सिर्फ दोपहर को बनता था और जब सबीन दोपहर का खाना बनाती तो शाम की रोटी बनाने की जिम्मेदारी फरहीन की होती। समरा के जिम्मे रात के खाने के बाद बर्तन धोना ही थे। सफाई के लिए जुज वक्ती मुलाजमा आती थी। 3-4 दिन बाद कपड़े धुलते, एक दफा वॉशिंग मशीन फरहीन लगाती तो अगली बारी सबीन की होती। ये कामों की बज़ाहिर बड़ी मुनसिफाना तकसीम थी। काम बज़ाहिर बहुत ज्यादा भी न थे, लेकिन सबीन को पता भी न चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म। फरहीन भाभी अपने जिम्मे का काम करती थी, लेकिन उनमें नफासत और सलीका बिल्कुल नहीं था। जिस दिन उन्होंने नाश्ता बनाना होता तो किचन में हर तरफ अबतरी फैल जाती, तो सबीन को फिर किचन समेटने में ही बहुत वक्त लग जाता। अगले दिन जब सबीन नाश्ता बनाती तो फरहीन भाभी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने तई अपने हिस्से का काम भुगता देती। सबीन ने अपने मेके में कभी कपड़े नहीं धोए थे। पहली बार कपड़ों का ढेर धोया तो उसके बाजू और कमर बुरी तरह आकड़ गए। एक बड़ी गठड़ी तो फरहीन भाभी ने ही लाथम आई थी। उनके बच्चों के कपड़े इंतहाई मैले होते थे। सबीन को ब्रश मार मार कर रगड़ रगड़ कर साफ करने पड़ते। तौलिए, बेडशीट, समरा, आज़र और रुखसाना बेगम के कपड़े धोने के अलावा नबील भाई और यासीन साहब के कॉटन के कमीज शलवार को कल्फ भी लगाना पड़ता। शहरियार के कपड़े सबसे कम मैले होते। वो अपने और शहरियार के कपड़े टब में सर्फ डालकर हाथ से धोती। उस दिन शहरियार की छुट्टी थी। सर्फ खत्म हो गया तो सबीन ने शहरियार से ही सर्फ के पैकेट लाने को कहा। सास की तेज कानों तक आवाज पहुंच गई। अरे अभी 10-12 दिन पहले ही महीने भर के सौदे सर्फ में सर्फ आया था ना, इतनी जल्दी खत्म हो गया? जी अम्मी, आज आखिरी पैकेट खोला था। अभी हाथ से धुलने वाले मजीद कपड़े बाकी हैं। सर्फ खत्म हो गया है। आए ऐसे कितने हाथ से धुलने वाले हो गए बहू? वो अम्मी, सबीन अपने और शहरियार के कपड़े हाथ से धोती है। फरहीन भाभी ने सास की मालूमात में इजाफा किया। सबीन ने किसी मुजरिम की तरह सर झुका लिया। उफ़ो, क्या हो गया है यार? घर में एक फर्द का इजाफा हुआ है, धुलने वाले कपड़ों की तादाद भी बढ़ गई है ना। साबुन सर्फ तो ज्यादा लगेगा। सबीन, तुम 2 मिनट वेट करो,
मैं अभी साथ वाली दुकान से सर्फ ला देता हूँ। शहरयार उसे नरमी से मुखातिब करते हुए अपनी जगह से उठा। सबीन सर हिलाते हुए चुपचाप पलट गई। साहबजादे की फुर्तियाँ देखी तुमने? सबीन की समाज से सास की आवाज टकराई। गम और गुस्से से सबीन का बुरा हाल था। उसे क्या खबर थी ससुराल में इतनी मामूली चीजों का भी ऑडिट हो जाता है और वक्त से पहले चीज खत्म हो जाए तो उसका हिसाब देना पड़ता है। रात को उसने झिझकते हुए शहरयार से बात की थी। आप मुझे चुपके से सर्फ के पैकेट ला दीजिएगा, मैं कमरे में छुपा कर रख लूंगी। अपने कपड़े धोते हुए अपना सर्फ इस्तेमाल करूंगी। शहरयार उसके मासूमाना मुतालबे पर हंस पड़ा। इतनी मामूली बातों पर परेशान मत हुआ करो सबीन। मैं कितनी बार नोट कर चुका हूँ कि अम्मी के जरा से तीखे तेवर देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। खुद को थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा ढीठ बनाओ यार। ऐसी छोटी छोटी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, जबकि तुम एक बात को लेकर कितनी देर तक कुड़ती रहती हो। शहरयार ने क्या दुरुस्त तज्जिया किया था। मैं हर पल इसी कोशिश में रहती हूँ शहरयार कि मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरजद ना हो जाए, कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मेरी जान, इतना क्यों टेंस रहती हो? रिलैक्स रहा करो। अगर कोई बात होती है तो मुझसे शेयर कर लिया करो ना। दिल में छोटी छोटी बातें और शिकायतें जमा मत किया करो। मेरी अम्मी कहती हैं कि शोहर के सामने उसके घर वालों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वो अगर बीवी की हमायत में घर वालों से बहस पुरस करने चल पड़े तो फिर बहुत मसले जन्म लेते हैं। आंटी की बात गलत नहीं है, लेकिन ये शोहरों की किस्म पर भी मुनसर है ना। तो मुझे उन बेवकूफ मर्दों की कैटेगरी में मत खड़ा करो, मुझ पर एतबार करो। अगर मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो ऐसा जरूर किया करो। ये खदशा जहन से निकाल दो कि मैं अपने घर वालों से किसी किस्म की बास परस करूंगा। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार। उसने डुबडुबाई हुई आंखों से शोहर को देखते हुए एतराफ किया। क्या ये आई लव यू का तर्जुमा है? वो शरारत से पूछने लगा। सबीन झींप कर हंस पड़ी। आरफा बज्जो कहती थी कि घर में जिठानी की मौजूदगी आसानी पैदा करती है, पर इसके मामले में तो जिठानी ससुराल वालों से बढ़कर टफ टाइम दे रही थी। फरहीन भाभी अपने भी बहुत से काम गैर महसूस तरीके से उसके जिम्मे लगा देती थी। सास के सामने सबीन की किसी छोटी बड़ी कोताही को हाईलाइट करने वाली भी ये फरहीन भाभी ही थी। सबीन को अब उनकी चालाकियों पर गुस्सा आने लगा था। मेरी शादी से पहले फरहीन भाभी घर भर के कैसे काम निपटाती थी, अब तो उनकी कोशिश होती है कि हर काम मेरे जिम्मे ही लगा दें। सबीन ने शहरयार से पूछा। यार, पहले हमारे बहुत भरोसे वाली मुलाजमा काम करती थी। माँ बेटी आती थी, कितने ही काम निपटा देती थी। फिर बेटी की शादी हो गई। मासी सुगरा ने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से काम छोड़ दिया। उनके बाद कोई ढंग की मुलाजमा ही न मिली। फिर अम्मी ने फैसला किया कि मासी सिर्फ सफाई के लिए रखेंगी। हमारी शादी से पहले तक 2-2 मासियाँ आती थी। फरहीन भाभी पर काम का इतना बर्डन तब भी नहीं था। खैर मेरी जान, तुम कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। प्लीज आप कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे जिससे लगे कि मैंने आपके सामने कोई दुखड़ा रोया है। नहीं करूंगा बाबा, क्यों परेशान होती हो? शहरयार हंस पड़ा। अगली दफा जब फरहीन भाभी की कपड़े धोने की बारी आई तो उन्होंने सबीन से धुलने वाले कपड़े मांगे थे। इत्तफाक से उस वक्त शहरयार भी वहाँ मौजूद था। अरे हमारे कपड़े भाभी धोएंगी? हद हो गई सबीन, अपने काम तुम खुद किया करो। उसने खफगी से सबीन को कहा। एक दफा मशीन सबीन लगाती है, एक दफा फरहीन। मैंने दोनों में काम बांटा हुआ है। रुखसाना बेगम बोल उठी। नहीं अम्मी, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मेरी शादी हो गई है, अब भी मेरे मोजे और बनियान फरहीन भाभी को धोने पड़ेंगे। शादी से पहले की बात और थी। अब मेरे कामों की तमाम तर जिम्मेदारी सबीन पर आयद होती है और इसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना आनी चाहिए। मैं ना सुनूं सबीन के आइंदा तुमने मेरे कपड़े भाभी से धुलवाए, बल्कि अम्मी अब्बू के कपड़े भी तुम ही धोया करो। वो सख्त गिर शोहर का रूप धारे कतई अंदाज में सबीन से मुखातिब था। सबीन ने सवालिया निगाहों से सास को देखा। ठीक ही कह रहा है शहरयार, तुम दोनों अपने अपने कपड़े खुद धो। हमारे कपड़े कभी फरहीन धो लेगी, वरना तुम्हें मौका मिले तो तुम धो लेना। जब बेटा ही बीवी से धोस भरे लहजे में बात कर रहा था तो रुखसाना बेगम काहे को इख्तलाफ करती? उन्होंने भी शहरयार की बात से इत्तफाक कर लिया। सबीन ने फर्मा बरदारी से जी अम्मी कहते हुए गर्दन हिला दी। वो किचन में आटा गूंद रही थी जब आजर ने किचन में झांका। भाभी अगर जहमत ना हो तो 2 कप चाय बना देंगी, मेरा दोस्त आया है। उसने सबीन को मुखातिब किया। कैसी जहमत आजर, मैं अभी बना देती हूँ, उसने खुशदिली से जवाब दिया।
अपने उस कमगोर शर्मीले से देवर से सबीन को खासी हमदर्दी थी। भाभी अगर मुमकिन हो तो चाय के साथ बिस्किट, निम्को जैसी कोई चीज रख दीजिएगा। असफंद अपने घर में भी मेरी बहुत खातिर करता है, उसने झिझकते हुए मजीद फरमाइश की। ठीक है आज़र, मैं बंदोबस्त करती हूँ, तुम 10-12 मिनट बाद आकर ट्रे ले जाना। वो ममनून होकर वापस पलटा। सबीन ने आटा गूंद लिया, हाथ धोकर फटाफट चाय चढ़ाई, फिर फ्रिज का जायजा लिया। कल रात के खाने में पुलाव के साथ शामी कबाब तले गए थे, जिनमें से 4 शामी कबाब अभी भी बचे हुए थे। उसने ओवन में कबाब गर्म करके प्लेट में रखे। फ्रिज में से एक मिठाई का डब्बा भी बरामद हुआ। मिठाई के 2-4 ही पीस बचे थे। उसने छोटी प्लेट में वो भी सजा दिए। निम्को का जार खोलकर निम्को निकाली और चंद बिस्किट्स भी एक प्लेट में रख दिए। अपनी दानिस्त में उसने आज़र के दोस्त की खातिर का मुनासिब बंदोबस्त कर दिया था। आज़र चाय लेने आया तो चाय के साथ तवाज़ो का सामान देखकर कुछ हैरान रह गया। घर में सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से उसके दोस्तों को कभी भी अहमियत से ना नवाजा गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो इतनी जल्दी इतना एहतमाम कर दिया। जिस वक्त वो ये ट्रे लेकर चेक पोस्ट यानी रुखसाना बेगम के सामने से गुजरा तो उन्होंने फौरन रोक लिया। ये इतना एहतमाम किस लिए है भाई? असफंद आया है अम्मी। मुझे भी पता है असफंद आया है, मैंने ये नहीं कहा कि किसके लिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि असफंद के लिए इतनी ट्रे सजाने की क्या जरूरत थी? वो कोई पहली बार आया है तुमसे मिलने? अच्छा, आज तो भाभी ने एहतमाम कर दिया अम्मी, आइंदा उसे चाय पिलाने की गलती भी नहीं करूंगा। रुखसाना बेगम ने तो बेटे को सिर्फ घूरा, लेकिन जब सबीन वहाँ से गुजरी तो उसे आड़े हाथों ले लिया। बहू, अब इस घर के ना जरा तुम तौर तरीके सीख लो, हर बात समझाना जरूरी तो नहीं। क्या हुआ है अम्मी? आज़र के दोस्त के लिए इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? हम सफेद पोश लोग हैं बीबी, महीने भर का राशन दिनों में नहीं मुका सकते। परसों साजिदा भाभी आई, मैंने तुमसे सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा, तब भी तुम ट्रे में अलम गलम सजा कर ले आई। ठीक है, कभी कभी किसी खास मेहमान की भरपूर खातिर मदारत भी करनी पड़ती है, लेकिन बंदा ये तो देख लेना कि आने वाला मेहमान इतना खास है भी या नहीं। आइंदा एहतियात करूंगी अम्मी। वो मिनमिना कर चली गई। इतने में फरहीन आ गई। और ये हमारी बड़ी बहू है, तुम तो चलो नहीं हो, घर के तौर तरीकों से इतनी वाकफियत नहीं। इनका फर्ज है कि नहीं कि किसी मामले में तुम्हारी रहनुमाई कर दें, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है अगर इनके कानों में आवाज पड़ जाए, अव्वल तो अपने कमरे से बाहर कदम रंजा नहीं फरमाएंगी, और अगर बाहर आ जाएं तो मेहमान के साथ चिपक कर बैठ जाती हैं। मेहमान की खातिर तो जैसे कोई पड़ोस से आकर करेगा ना। उन्होंने इस बार फरहीन को आड़े हाथों लिया। शूमई किस्मत, उसी शाम को रुखसाना बेगम की एक और वाकिफकार खातून मिलने आ गई और वो दोनों बातों में लग गईं। बहू, चाय वाय का बंदोबस्त करो भाई, इतने अरसे बाद आई है तुम्हारी फरीदा खाला। सबीन जी अम्मी कहकर किचन में चली आई। उस वक्त फरहीन भाभी भी मौजूद न थी। वो समरा के साथ बच्चों को लेकर करीबी पार्क गई थी। सबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि मेहमान खातून की खातिर का क्या बंदोबस्त करे। उसकी कुछ समझ में न आया तो शहरियार को फोन मिला लिया। वो ऑफिस से वापस आ रहा था। सबीन का सवाल सुनकर हंस पड़ा। क्या मतलब है भाई कि फरीदा खाला आई हैं तो उनकी कैसी खातिर मदारत की जाए? जो मैंने पूछा है वही मतलब है ना। जल्दी से जवाब दें कि ये आम सी मेहमान है या खास, या फिर खासल खास। ओके ओके, बताता हूँ भाई। फरीदा खाला अम्मी की पक्की सहेली हैं, उनकी अच्छी से खातिर करो। चाय के साथ बिस्किट निम्को रख देना, फ्रूट केक मौजूद हो तो वो भी रख दो, और हाँ, फ्रिज में कल के कुछ शामी कबाब भी तो बचे होंगे, उन्हें गर्म कर दो। तौबा है भाई, अब मुझे उन 4 बचे हुए शामी कबाब का आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। उसने अपनी झुंझलाहट शहरियार पर ही उतार दी। अच्छा सुनो तो, आज़र घर पर हो तो उससे समोसे वगैरह मंगवा लो। शुक्र है आज़र घर पर ही था। सबीन ने उससे समोसे और चिकन रोल मंगवा लिए। फरीदा खाला ने जाते समय उसे खूब दुआओं से नवाजा और 1000 रुपए भी उसकी मुट्ठी में थमा दिए। सबीन ने शुक्र किया कि सास का मूड भी खासा खुशगवार था, लेकिन रात को वो आज़र के दोस्त की तवाज़ा का किस्सा सुनाने के बाद शहरियार से पूछ बैठी, प्लीज शहरियार, आप मुझे अपने घर आने वाले मेहमानों के मुकाम और मर्तबे से आगाह कर दें, मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। शहरियार के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर ये तो कोई इतना परेशान कुन मसला नहीं, फिर भी बताए देता हूँ। पड़ोस से नसरीन आंटी आए तो उनसे चाय का पूछने तक की भी जरूरत नहीं, वो अक्सर एक दिन में 3 चक्कर लगाती हैं। मिर्जा साहब की बेगम आए तो चाय का पूछ लो, वो मना कर दे तो इसरार मत करो, ना मना करें तो सिर्फ चाय बना लो। शुगुफ्ता मुमानी आए तो बसद इसरार चाय पिलाओ, साथ
खातिर के कुछ और आइटम्स भी हों। नुदरत खाला के आने पर भी पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम करो और जाहिदा मामी आए तो चाय पर एहतमाम के साथ चुपचाप खाने की तैयारी भी शुरू करो कि अम्मी उन्हें जरूर खाने पर रोकेंगी और वो अक्सर रुक भी जाती हैं। मैं तो सब कुछ गड़मट कर दूंगी यार, आप प्लीज बोलते जाएं, मैं नोट कर लेती हूँ। फॉर गॉड सेक सबीन, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन मत लिया करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। आप मर्द हैं शहरयार, ससुराल जाते हैं ना तो VIP प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन बहुओं को अपने ससुराल में अलर्ट रहना पड़ता है। अरे तुम छोड़ो इन बातों को और थोड़ा सा ढीठ हो। माना हम मर्दों को ससुराल की कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिस जगह हम नौकरी करते हैं वो भी ससुराल से कम नहीं। ऑफिस में बॉस लड़कियों की सास से ज्यादा टफ टाइम देता है, लेकिन मैं फिर भी खुद को रिलैक्स रखता हूँ कि ये सब रूटीन की कार्रवाई है। दफ्तर में मुलाजिम और ससुराल में बहू को थोड़ा साझीदार, थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है यार। और मैं मानता हूँ कि तुम बहुत हसास तबीयत की मालिक हो, लेकिन मेरी जान, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तुम चंद फिक्रों की ताबी नहीं ला पाती। मैं बार बार समझाता हूँ कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दिया करो, बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। ठीक है शहरयार, आइंदा कोशिश करूंगी। समरा की सालगिरह आने वाली थी। शहरयार उसे सेलफोन गिफ्ट करना चाह रहा था। उसने सबीन से राय ली, क्या ख्याल है छोटी को मोबाइल का सरप्राइज दे दूं? कितने अरसे से नई मोबाइल की जिद कर रही है। हाँ तो ले देना बेचारी को, इतने दिनों से उसका मोबाइल खराब हुआ पड़ा है। कितनी बार ठीक करवा लिया मगर ठीक नहीं हो पाता। घर वाला लैपटॉप पहले ही खराब पड़ा है, उसे अपनी पढ़ाई के लिए नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेचारी कभी आजर का मोबाइल मांगती है, कभी मेरा तो कभी आपका। सबीन ने फौरन शहरयार की तजवीज की हमायत की। अगर मैं उसे इतना महंगा गिफ्ट दूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शहरयार, मैं आपको ऐसी लगती हूँ? खैर, लगती तो तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे समरा आपकी छोटी बहन है शहरयार, वो आपसे फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी? आप अपने भाई को पॉकेट मनी देते हैं, अपने भांजे भतीजों को चीजें दिलवाते हैं। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बल्कि सच्ची पूछे तो मैं शुक्र मनाती हूँ कि आप अपनी अम्मी की तरह कंजूस नहीं हैं। सबीन ने हंसते हुए कहा। जब शहरयार उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश बिना उसके कहे पूरी करने की कोशिश में रहता है तो वो भला उसे उसके घर वालों पर पैसा खर्च करने से क्यों रोकती? तुम बहुत अच्छी हो सबीन। क्या ये आई लव यू का तर्जमा है? अरे मेरी जान, ये आई लव यू 2, 3, 4 सबका तर्जमा है। शहरयार ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया और वो मुस्कुराती। शहरयार देख रहा था कि सबीन सुबह से फिरकी की तरह घूम घूम कर घर के काम निपटा रही थी। मासी ने छुट्टी कर ली थी, सबीन को सफाई करनी पड़ी। फरहीन भाभी के मेके में कोई तकरीब थी, वो कल शाम से मेके गई हुई थी। किचन की जिम्मेदारी के साथ छोटे बड़े तमाम काम सबीन ही को निपटाने पड़े थे। आज इत्तेफाक से लाइट भी ना गई तो सबीन ने मौके से फायदा उठाते हुए वॉशिंग मशीन भी लगा ली, वरना कई दिनों से बिजली की आंख मचोली ने सबको जिच कर रखा था। शहरयार ने मौसमी फ्लू की वजह से आज ऑफिस से छुट्टी की थी, लेकिन सबीन को उसके पास बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शाम को वो धुले कपड़े उतारने छत पर गई तो शहरयार भी पीछे चला आया। मौसम अच्छा हो रहा है ना, कुछ देर यहीं बैठते हैं सबीन। अभी बिल्कुल फुर्सत नहीं है शहरयार, अभी मुझे इन कपड़ों की तय लगानी है। अम्मी अब्बू का एक एक सूट प्रेस करके रखना है, फिर शाम के खाने की तैयारी। और आप भी कमरे में जाकर लेटें, अभी छींके आना शुरू हो जाएंगी आपको। वो शहरयार को मुफ्त मशवरे से नवाज कर कपड़े लेकर फौरन नीचे चली गई। शहरयार भी ठंडी सांस भरकर नीचे चलाया। रात के खाने के बाद सबीन ने सबको चाय बना कर दी। शहरयार का ख्याल था कि वो अब कमरे का रुख करेगी, लेकिन समरा ने आदत के मुताबिक आज भी अपनी वाहिद ड्यूटी यानी खाने के बर्तन धोने से जान छुड़ाना चाहिए। वो टीवी के सामने किताब खोलकर बैठ गई। ड्रामा देखते हुए पढ़ने का फन भी सिर्फ उसे ही आता था। सबीन को बर्तन भी धोने पड़ रहे थे। शहरयार की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। सबीन, कहाँ हो तुम? कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि आकर मेरा सर दबाओ। तुम्हें सर दबाने की फुर्सत मिले तो तब ना। वो कमरे से बाहर आकर धाड़ा। एक लम्हे को सब खामोश हो गए। भाई भाभी तो शायद किचन में है, आजर ने जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब किचन में क्या कर रही है? सबने खाना खा लिया, चाय पी ली, मोहतरमा को फिक्र ही नहीं कि शोहर की तबीयत खराब है। उसने सर दबाने का कहा हुआ है। आलतू फालतू के सब काम कर लेगी, पर मेरी जरा से खिदमत करनी पड़ जाए तो रफू चक्कर हो जाती है। भाभी बर्तन धो रही हैं भाई, फारिग होकर अभी आ जाएंगी। इस बार भी आजर ही बोला। पता नहीं भाभी बर्तन धोने क्यों खड़ी हो जाती हैं। मैं उनसे कहती भी हूँ कि ड्रामा खत्म हो जाए, बर्तन मैं खुद धो लूंगी। भाई
मैं अभी भेजती हूँ भाभी को। समरा फौरन उठी थी। शहरयार की बात मत टाला करो बहू, गुस्से में ये बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। सबीन आई तो सास ने उसे नसीहत की। सबीन के कानों तक शहरयार की ऊंची आवाज पहुंच चुकी थी। उसने खुद पहली बार शहरयार का इतना गुस्सेला लहजा सुना था। उसके गुस्से से खाइफ होती वो कमरे में गई थी। कोताही वाकई उसकी थी। आज शहरयार की तबीयत खराब थी, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैं बस आ ही रही थी शहरयार, सॉरी कुछ देर हो गई, वो शर्मिंदा होकर बोली। शहरयार ने उसे तीखे तेवरों से देखा। बगैर किसी कसूर के वो कैसे शर्मिंदा शर्मिंदा सी लग रही थी। इंसान और मशीन में कुछ फर्क होना चाहिए सबीन। अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं करोगी तो दूसरा भी नहीं करेगा। कोई काम समरा के लिए भी छोड़ दिया करो यार। इतनी एफिशिएंसी झाड़ने की क्या जरूरत है? हर काम आगे बढ़ बढ़ कर करने से तुम्हें इजाफी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस घर को अपना घर समझते हुए अपने फराइज दिल लगा कर अदा करो, लेकिन दूसरों को भी उनका फर्ज पूरा करने का मौका दो ना, वरना सब तुम्हारे बढ़ चढ़कर काम करने की आदत से नाजायज फायदा उठाएंगे और फिर तुम किसी काम से हाथ खींचना भी चाहोगी तो नहीं खींच पाओगी। शहरयार ने उसे संजीदगी भरे लहजे में समझाया। कहाँ आपके सर में दर्द हो रहा था शहरयार? अब आपने इतना लंबा लेक्चर दे डाला, बोल बोल कर सर में दर्द भर नहीं जाएगा क्या? उसने मोहब्बत भरी निगाह शहरयार पर डाली। इशा की नमाज पढ़ने गया था तो तुम्हारे लिए जिंगर बर्गर छुपा कर लाया था। मुझे पता है आलू गोभी से तुम बराए नाम रोटी खाती हो। तुमने आने में इतनी देर कर दी, बर्गर ठंडा हो गया है। शहरयार ने प्लेट में बर्गर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक बर्गर समरा के लिए भी ले आते ना, जिंगर तो उसे भी बहुत पसंद है, फिर छुपा कर लाने की भी जरूरत ना पड़ती आपको। सबीन ने राय का इजहार किया। समरा अपनी हर फरमाइश डंके की चोट पर पूरी करवाती है, फिर उसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए अब्बू हैं, मैं हूँ, नबील भाई हैं, आज़र है। लेकिन मेरी जान, तुम्हारी फरमाइशें मेरे अलावा और कौन पूरी करेगा? इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और ये बर्गर खाओ। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अब तुम्हारी डाइट का मैं खुद ख्याल रखूंगा। वैसे शहरयार, अगर अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा और शादी के बाद हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए छुप छुप कर चीजें लाएगा तो हमें इल्म होने पर कैसा लगेगा? सबीन के जहन में वैसे ही एक सोच आई तो मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, अगर तुम बहू के खाने पीने पर नजर रखने वाली नुक्ताचीन किस्म की सास बनी तो मैं अपने बेटे को खुद तरीके बताऊंगा कैसे बीवी के लिए कोट, जैकेट की जेबों, लैपटॉप के बैग में चीजें छुपा कर लाते हैं। शहरयार बोला और वो हंस पड़ी। यार, यही तो शादीशुदा जिंदगी के एडवेंचर्स हैं और यकीन करो, हम जो वक्त अब गुजार रहे हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है। वक्त अपनी चाल चलेगा। आने वाले बरसों में हम आज की निस्बत ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी जिएंगे। तुम्हें इस घर में उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने समेत हर चीज की आजादी होगी। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये घर तुम्हें ससुराल नहीं बल्कि अपना घर लगने लगेगा। शहरयार ने मुस्तकबिल की मंजर कशी की थी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बंदी गर्दानती हूँ शहरयार, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर सबीन को शहरयार जैसा शोहर मिले, फिर वो ससुराल के सर्द गर्म को भी बासानी झेल लेगी। सबीन ने चाहत लुटाती निगाहों से शरीके सफर को देखा। बड़ी नामुमकिन सी दुआ मांग ली है तुमने सबीन। अब हर सबीन को तो शहरयार नहीं मिल सकता ना। किसी सबीन के हिस्से में अब्दुल गफूर आएगा, कोई मोहम्मद साजिद के पले बंधेगी, कोई असगर अली के निकाह में आएगी। शहरयार की जिंदगी में तो ज्यादा से ज्यादा 3 सबीनें और आ सकती हैं। शहरयार मुस्कुराहट दबाकर बोला। सबीन को उसकी बात जरा देर से समझ में आई, मगर जब समझ में आई तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे अलावा किसी दूसरी सबीन को तो छोड़िए, दूसरी लड़की पर भी दूसरी निगाह डाली ना तो मैं तीसरी निगाह डालने का मौका नहीं दूंगी। उसने वार्निंग दी। मेरे साथ रहते रहते फिक्रे बनाने भी आ गए जनाब को। इसे कहते हैं सोबत का असर। शहरयार ने शरारत से उसकी नाक दबाई। सबीन ने मुस्कुराकर उसके कंधे से सर टिका लिया। आप बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं शहरयार। ये तुम आई लव यू का तर्जुमा सुनाने के बजाय सीधा सीधा आई लव यू क्यों नहीं कह देती? वो शरारत के मूड में था। सबीन हंसी और हंसती चली गई। ससुराल में गुजारे एक पुरमुशक्कत दिन का इख्तिताम निहायत खुशगवार था। शहरयार जैसे शोहर का साथ मिलने पर उसका रुआं रुआं अपने रब का शुक्रगुजार था।